तो जनाब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में हम देखते हैं कि मुसलसल कमी हो रही है, अपनी रिकॉर्ड सतह पर आ गए हैं। एक महीने के अब हमारे पास जो है इम्पोर्ट के बराबर ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। अच्छा, उसी तरह आप देखें जो बैरून मुल्क से तरसीलात आती थी उसमें कमी वाक़ हुई है। पाकिस्तान की जो बरामदात एक ज़माने में इसके बढ़ने का रुझान था, न सिर्फ वो रुक गया बल्कि कमी हो रही है। यानी कि पाकिस्तान के जितने बड़े कहते हैं ना माशी इशारियाँ हैं वो सारे के सारे मनफी हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी रुपए की कदर में पिछले चंद दिनों में 10% इजाफा हुआ है। बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो जिस तरह से उठा है रुपया, जिस तरह से स्ट्रेंथन हुआ है, क्या ये अपनी सतह बरकरार रख सकेगा या ये जो उसकी उठान है ये आर्जी है। एक और इससे बड़ा एक और सवाल ये कि जो पाकिस्तान की मजमूई तौर पर मीशत है उसकी सिमत क्या वो दुरुस्त दुरुस्त सिमत पे जा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक मायानाज कहते हैं माहिर मीशत जनाब आबिद हसन साहब, वर्ल्ड बैंक में मुशीर के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब अपना कीमती वक्त देने का। रुपए की जो उठान है इस पे आप क्या समझते हैं कि सिर्फ ये डार साहब का जादू है या कोई और चीज है इसमें? जी। देखें, जो रुपए की या किसी भी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की किसी मुल्क में तीन बेसिस पे प्राइस होती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो फंडामेंटल्स हैं, हम्म। उसके बाद परसेप्शन है, और तीसरा फैक्टर है मैनिपुलेशन। ठीक है ना। अब ये है कि फंडामेंटल्स जो हमारे कोई चेंज नहीं हुए, मतलब आप कह लें पिछले 50 साल से नहीं चेंज हुए। हम्म। जो दार साहब के आने से ठीक है, कोई परसेप्शन है कि जी ये कुछ ऐसी चीज करेंगे कि शायद रुपए की कीमत स्ट्रेंथन हो जाए, वो भी एक गलत चीज है। स्ट्रेंथन करना का मतलब है कि आपके एक्सपोर्टर्स के लिए जो है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी स्क्वीज होगी। बट कमिंग बैक, अगर ऑन द मार्जिन आपके फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स या बैंक्स ऑन द मार्जिन जो भी उनकी नॉर्मल होल्डिंग होती है फॉरेन एक्सचेंज की, वो थोड़ा ज्यादा रख रहे हैं कि भाई रुपया गिरेगा और हम्म। हमें फायदा होगा। और भाई इन्होंने आके अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ऑन द मार्जिन उनको कहा कि नहीं, अपनी होल्डिंग्स जो है कम करें ताकि ज्यादा डॉलर मार्केट में आए, तो उससे थोड़ा रुपया स्ट्रेंथन हुआ है। बट देखें, 10 दिन के बाद अब पिछले 2 दिन से दोबारा से ये हो रहा है। और हम्म। पूरी दुनिया में इस वक्त कोई करेंसी नहीं है जो अगेंस्ट द डॉलर स्ट्रेंथन हो रही है, क्योंकि डॉलर हो ये रहा है कि यूएस में फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। वहां पे अट्रैक्टिव हो रहा है लोगों के लिए कि जी डॉलर में जाके बॉन्ड्स लें, डॉलर में जाके इन्वेस्टमेंट करें। तो उस वजह से पूरी दुनिया में डॉलर स्ट्रेंथन हो गया। और हम एक एक वो क्या कहते हैं, स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड वाली बात है कि नहीं जी, मैं आके तो कोई मसलन आई डोंट नो मौला जट की तरह मेरा एक्सचेंज हम्म। रेट में ठीक कर दूंगा, ये अच्छा, नहीं हो सकता। ये बताइए कि ये सिर्फ सेंटिमेंट ड्रिवन है कि लोगों को खदशा है कि कुछ मतलब है स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स जो हैं हमेशा से डार साहब ने यूज किए, लोगों को सुना है कि भाई मुबैना तौर पे धमका दिया करते थे, कह दिया करते थे, डांट डपट करते हैं, सिर्फ ये वजह है या वाकई मतलब है कि कुछ स्पेकुलेशन थी, मार्केट में अब्यूज भी किया गया, जैसे बाज बैंक पे इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा जो है मैनिपुलेशन की थी। ये दोनों फैक्टर्स हैं मिल मिलाकर कि उन्होंने एक आर्जी तौर पर लेकिन रुपए को। सबसे पहले तो मैं कभी भी एग्री नहीं करता कि जी मैनिपुलेशन, देयर इज नो इकोनॉमिक टर्म एज मैनिपुलेशन। अगर पूरी पाकिस्तान में हर बंदे ने जमीन ली है ये सोच के कि जी मेरा प्लॉट दुगना हो जाएगा, हम्म। तो ये एक नेचुरल सेंटीमेंट है हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर इंडिविजुअल का। यहाँ बहुत से लोग होंगे जिन्होंने डॉलर लेके अपने सेफ में रखे हुए हैं, वो हम्म। मैनिपुलेशन है? नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जी हम मतलब बजाय रुपये में रखने के हम डॉलर लेके अपने सेफ में रखते हैं, 6 महीने बाद हमारे ज्यादा रुपये मिलेगा। तो बैंकों ने भी ये किया है। देखिए ना, बैंक्स और फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रेडर्स हैं, हम्म। उनकी जो असेसमेंट के रुपये की क्या वैल्यू कहाँ होना चाहिए इज फार शार्पर देन लेट्स से द सेंट्रल बैंक और द फाइनेंस मिनिस्ट्री। दुरुस्त। बिकॉज वो तो डेली आवरली बेसिस पे ट्रैक कर रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में डॉलर जा रहा है। और पाकिस्तान में अब इन्फ्लेशन भी पाकिस्तान में हाई है, और फिर कहना कि जी मैं ये रिवर्स कर सकता हूँ, तो ये तो मतलब कोई ऐसी इकोनॉमिक साइंस अभी तक इजाद नहीं हुई है जो हमें बताए कि जी हाँ। आप अगेंस्ट दी टाइड आप स्विम कर सकते हैं फॉर अच्छा। टू लॉन्ग। अच्छा, ये उसका आपने 2 हफ्ते। ये बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने कि जाहिर है कि जो ट्रेजरी के लोग होते हैं, बैंकर्स होते हैं, उनका ज्यादा पल्स पे हाथ होता है। अच्छा, इस पस मंजर में देखें कि डार साहब दावा करते हैं कि जी रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 200 रुपए या उससे जरा सी कम होनी चाहिए। तो ये जो फिर उनका दावा है
और फिर जो आप बयान फरमा रहे हैं कि जाहिर है कि लोग जो है वो देखते हैं कि जी मिड टर्म व्यू ले रहे हैं, लॉन्ग व्यू ले रहे हैं, तो कहाँ फिर ये जो डार साहब का दावा कहाँ जाएगा ये 200 रुपए वाला? 100-500 मिलियन डॉलर फर्ज करें बैंकों ने या फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स ने होल्ड किए हुए हैं, वो तो ऑलरेडी निकल गए अभी हफ्ते 10 दिन में जो डाउन हुआ था। अब हम्म। दोबारा से इट्स इंचिंग अप, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स इतने मतलब कमजोर हैं कि हो ही नहीं सकता। अब ये होना क्या है देखें, फर्ज करें कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की अभी वो सब कह रहे हैं कि जी हम आपको फ्लड के लिए ज्यादा पैसे देंगे या एग्जिस्टिंग लोन से पैसे देंगे या एडिशनल फाइनेंसिंग, हम्म। उससे थोड़ा प्रेशर ऑब्वियसली डॉलर में कम होगा। बट उसका काउंटर ये है कि अगर आप सेंसलेस एनर्जी सब्सिडीज करते रहें तो वो डॉलर आएंगे और डॉलर निकल जाएंगे। देखिए, जब आप एनर्जी पे सब्सिडी देते हैं उसका क्या मतलब है? ज्यादा तेल इंपोर्ट होगा, क्योंकि जिस तरह बिजली की कीमत कम होगी, हम्म। बिजली ज्यादा प्रोड्यूस डिमांड में आएगी, बिजली ज्यादा डिमांड में आएगी, तेल ज्यादा इंपोर्ट होगा। हम्म। सो ये जो बार बार मेरे से ज्यादा समझदार इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि जी कोहेरेंस होनी चाहिए पॉलिसी की, हम्म। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि एक आया मिनिस्टर कह जी ये 190 होना चाहिए। भाई क्यों? हम्म। मार्केट है, ठीक है, मार्केट में मैनिपुलेशन होती है, सेंटिमेंट होती है, बट आप ऐसी जो ओवरऑल मैक्रो आपकी प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि मार्केट में जितने भी हैं प्लेयर्स हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, इंडिविजुअल्स हैं, गवर्नमेंट है, उनको कॉन्फिडेंस हो कि जी अब जो है ये करेक्शन हो रही है आपके फंडामेंटल्स में, वो अभी तक नहीं नजर आ रही। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात बताई कि वाकई जो है कि डार साहब की जो शोहरत है वो रिफॉर्मिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर की नहीं रही है, कभी भी नहीं रही है। और ये जो आप बता रहे हैं कि क्योंकि माशी फंडामेंटल्स हमारे कमजोर हैं, तो उसका मतलब है कि फिर मजीद पाकिस्तान डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है, या जो लोग खरीद के रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं डॉलर्स को, वो कर रहे होंगे। एक्सपोर्टर्स जो है वो पसोपेश से काम लेंगे डॉलर लाने में, तो हम लोग तो फिर बैक टू द स्क्वायर वन पे मतलब बहुत जल्द खड़े हो जाएंगे आगे। देखिए ना, बैक टू बड़ी अच्छी, बैक टू स्क्वायर वन। देखिए बात ये है, वही जो मैं कह रहा कोहेरेंस ऑफ पॉलिसी। जी। आपके एक्सपोर्ट जो है इज हाफ और लेस देन हाफ ऑफ इंपोर्ट्स। आप बांग्लादेश इंडिया में देखें, बांग्लादेश में एक्सपोर्ट्स 60% हैं इंपोर्ट्स के हम्म। रिसेंटली, इंडिया में 70% है। ठीक है ना, कोई मैजिकल नंबर नहीं है। बट अगर आप 20-30 साल आपकी एक्सपोर्ट आधी से कम हो तो ये दैट इज द फंडामेंटल इशू। ऊपर से आप करें कि जी एक्सचेंज रेट जो है, अभी मैंने सुना है कि जी 90% ऑफ एक्सपोर्ट इज ओनली 10% ऑफ द इकोनॉमी, इसलिए मेरा एम्फोसिस 90 पे होगा। इट्स लाइक सेइंग कि ह्यूमन बॉडी का वेट 150 पाउंड है, तो हम्म। दिल का वेट जो है सिर्फ 12 औंस है, तो मैं दिल पे नहीं फोकस करूंगा, मैं हम्म। बाकी 140 पे। यू गेट माई पॉइंट? जी बिल्कुल। वो जो 10% है इज क्रिटिकल टू सर्वाइवल ऑफ द 90%। तो दुरुस्त, हाँ हाँ। सो इस तरह मतलब देखिए, जब एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, पिछली गवर्नमेंट में बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट रियल एस्टेट डेवलपर्स की बेसिस पे कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए उन सेक्टर्स में जो भी हम प्रोड्यूस करें, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमसे खरीदे। हम्म। हम फ्लैट बना के अगली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्लैट तो नहीं खरीद सकती ना। आप डॉलर्स ले आए यूएई से, इधर से 2 बिलियन, वो फ्लैट बनाएंगे जो अगर बिलियन डॉलर लेके आए वो 1.25 बिलियन 4 महीने में या 2 साल में वापस ले जाएगा जब फ्लैट बिक जाएंगे। हम्म। तो ये होती है कंसिस्टेंसी, कोहेरेंस ऑफ पॉलिसी कि जी आप जरूर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए, बट ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में लाएं ताकि जो भी आप प्रोड्यूस करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपसे खरीद सके। सो मतलब तो ये फंडामेंटल जो है ना, इस फंडामेंटल्स वक्त मसला मसला है। ये है और कि अभी अभी जो लग रहा है कि बहुत शॉर्ट टर्म मेजर्स ले रहे हैं और वो पोलिटिकली एम्ड हैं, कि मतलब ये है कि जाहिर है कि हुकूमत के ऊपर जो तनकीद हो रही थी सब फैसलों की वजह से, लेकिन जाहिर है कि अगर वो ये इसी डायरेक्शन में चलते हैं तो आगे चल के मीशत जो हमारी मजीद मुश्किल में होगी, मजीद कमजोर होगी। कि आप टेम्परेरी रिलीफ दे भी दें अगर आवाम को थोड़ा बहुत, तो उससे मतलब मसले तो और ज्यादा हमारे लिए गंभीर हो जाएंगे आने वाले दिनों में जी। एब्सोल्युटली देखे ना, चले अभी मैं आपको बताऊं, देखिए हमारी इंपोर्ट लेट्स से 70 बिलियन टच कर रही है। हाँ। अगर ये डॉलर 5-10 साल पहले 200 का होता ना, इस वक्त हमारी इंपोर्ट 40 बिलियन होती। आप समझ गए ना बात? हम्म। अगर आप कंसिस्टेंटली अपना डॉलर की वैल्यू जो है ओवर वैल्यूड रखेंगे तो लोगों इंपोर्ट सस्ती हो जाएगी। हम्म। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें आर पार्ट ऑफ अ बिग पजल
जो कि हम्म हमें इंडिविजुअली नहीं कर सकते कि जी एक बटन इधर प्रेस करेंगे, उसका हमने देखना है कि दूसरी जगह क्या इम्पैक्ट होगा। सो ठीक है, हफ्ते 10 दिन 2 महीने 4 महीने आप किसी तरह डॉलर को 200 पे ले आएंगे, पर जब तक फंडामेंटली नहीं ठीक होंगे, ये बात वही होनी है जब 2018-19 में फिर क्रैश कर गया था, क्योंकि आपके रिजर्व नहीं है, आपके हम्म। 1.25 महीने के तो रिजर्व पड़े हैं। जो असल इस्लाहात करनी वो करने पे तैयार नहीं है। अच्छा, अब इसी पस मंजर में अभी खबर आई है कि जनाब पाकिस्तान जो है, और ये डार साहब के हवाले से खबर छपी है, रॉयटर्स में उनका इंटरव्यू था गालिबन, कि रीस्केड्यूलिंग देख रहे हैं अपने डेट की, कोई 27 बिलियन डॉलर का। आप क्या देखते हैं कि ये मतलब इसमें किस हद तक कामयाब होंगे? और उसमें ये बात भी है कि 23 बिलियन डॉलर तो सिर्फ चाइना के हैं। आपको मुमकिन लगता है ये, और उसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान को रीस्केड्यूलिंग की? देखें, जी जो ग्लोबल इस वक्त एनवायरनमेंट है, जी। आपको पता है कि यूएस पर्टिकुलरली, हम्म एंड वो उसका बड़ा क्लियर स्टांस है। जब पाकिस्तान ने कुछ बात की ना रिस्केड्यूलिंग की, हम्म तो प्राइवेटली, पब्लिकली एंड थ्रू द इंस्टीट्यूशंस जिनके वो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने कहा कि जी आप पहले चाइना से करवाएं, फिर हमारे पास आए। अच्छा, आपने चाइना से बात नहीं की, सो दे डोंट केयर कि हमारी रिलेशनशिप चाइना के साथ खराब हो। बस पर वो चाहते जो हैं, वो तो हकीकत, उनकी वो तो ख्वाहिश चाहते है, हैं, वो तो बट चाहते हैं। हकीकत ये है कि हमारा जो नॉन पेरिस क्लब का है दोनों। डेट, जी। मेजॉरिटी चाइनीज है। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ तो खैर सेपरेट है, एशियन बैंक। हमें तो सबसे ज्यादा फायदा मतलब एक लिहाज से कि भाई किसी तरह चाइना के बैठ जाएं, भीख मांग लें, कदमों में बैठ जाएं कि जी ये जो 23 बिलियन है, इसको आप मॉरेटोरियम दे दें हमारे। चाइना ने मसलन, मैंने सुना, ने कहा जी हमने, जब उनकी बायलैटरली बात हुई ना यूएस से, तो मैंने सुना चाइना ने कहा जी हमने तो $3 बिलियन दिए। उन्होंने कहा जी वो तो आप दें, बट डेट अपना उसको रिस्केड्यूल करें। दूसरी बात देखें, जब पिछली दफा रिस्केड्यूलिंग हुई थी पेरिस क्लब की, उस वक्त आप पार्टनर थे वॉर ऑन टेरर में, सो दैट वाज अ रिवॉर्ड। समझ गया ना? अभी आप जाएं उनके पास, वो सबसे पहले कहेंगे अच्छा जी, मैं नहीं कहता कि कहेंगे, बट हो सकता है कहें कि जी न्यूक्लियर पे फ्रीज करें आप, या हमें ड्रोन की इजाजत दें। आप दे सकेंगे? उसके पीछे था कि देयर इज नो फ्री लंच, देयर इज नो देयर इज कॉन्सेप्ट नो ऑफ फ्री फ्री लंच लंच। अमेरिका। अच्छा, फिर अच्छा, जब इसी में आप डेट जी। रिस्केड्यूलिंग करेंगे, हम्म तो मार्केट्स को क्या जाएगा कि भाई ये तो कंट्री डिफॉल्ट करने लगी है, जो आपके आपके बॉन्ड्स ऑलरेडी 40% पे ट्रेड कर रहे हैं अगले हम्म 2 साल वाले। तीसरा देखें, मतलब, और ये बात मैं बड़ी दुख से कहता हूं कि वो फिर रीइंफोर्स होगा कि ये मुल्क वैसे तो एशिया में है, कोई लगता है कि इस मुल्क में क्राइसिस है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे जाके वो भीख मांग रहे हैं कि जी मेरे डेट आप माफ कर दें। तो एक जो बेकारी गाला हमारा, एक बेगर का वो जो बन गया है इंटरनेशनली, वो और रीइंफोर्स वो होगा। स्ट्रेंथन हो रहा है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि ना हमारे हुक्मरानों का, ना हमारी रूलिंग एलीट के जो अल्ले तल्ले, उसमें कोई आपको कमी नजर आती है? वो तो वैसे ही नहीं शाहाना आती है। ना, वो बिल्कुल नहीं नजर नहीं आती। आती कि बेल्ट टाइटनिंग का असर ही नहीं है। अच्छा, इसी पस मंजर में जो आपने बात की कि देयर इज नो फ्री लंच इन यूएस, वाकई नहीं होता। तो बाइडन साहब का, जो बाइडन का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने खैर एक दो लाइनें कही उसके ऊपर, सतूर की बात की कि जी पाकिस्तान इज वन ऑफ द अमंग द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो जाहिर है, और उसमें फिर उसने न्यूक्लियर हमारे एसिड्स की भी बात की। तो जाहिर है कि वो तो नजर आ रहा है कि अमेरिका की क्या ख्वाहिश हो सकती है, या क्या कीमत मांगी जा सकती है पाकिस्तान से। जी। तो एग्जैक्टली देखे ना, दिस कुड बी हम्म वो कहते हैं ना ओपनिंग स्टांस है। आप हम्म जाएंगे पेरिस क्लब के पास कि जी माफ करें, वो कहेंगे अच्छा यार आपको न्यूक्लियर सेफगार्ड्स ठीक नहीं है, यू नो, आईईए की इंस्पेक्शन लेके आए, वो क्वाइटली कहेंगे, पब्लिकली तो नहीं कहेंगे। या जाहिर वो है। कहेंगे अच्छा यार हमें ड्रोन चलाने की इजाजत दो। सो मेरा मतलब है, हमें एक ट्रांजैक्शनल हमारी सोच होती है हर वक्त, चलो जी चले जाओ पेरिस क्लब के पास, वो दे देंगे। देखिए ना, वो ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा हम देंगे तो आपकी जो सेविंग होगी आप कहाँ खर्च करेंगे, हिसाब दें अपने, मतलब या बैंक का, हिसाब अकाउंट्स दें। का, सब चीजों पे देखिए होगा। ना, हाँ। अगर आपने जाना भी है आमिर, सबसे पहले आपको ये, मैं समझता हूँ, अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने, ये बताना चाहिए कि देखें पिछले 6 महीने में ये हमने बेल्ट टाइटनिंग की है, ये हमने खर्चे फ्लड पे लगाए हैं, और ये हमारे लेट्स से बच्चियों हम्म के स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हमने सारी फजूल खर्चियां बंद कर दी हैं, उसके बावजूद बच्चियों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। फिर अच्छा। आपका केस क्रेडिबल होगा। हम्म। वो कह रहे हैं कि जी बाजारन आपकी फजूल खर्चियां तो वही की वही है ना, वो कम वो हुई सारी है। की सारी वैसे ही है। अच्छा, अब इसमें दिलचस्प बात ये
कि अब हम आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी आज की टॉक की, कि लोग कहते हैं जी जो हमारी सियासी अदम इस्तेकाम है इसका बड़ा ताल्लुक है हमारी मीशत से। और जब तक फिर लोग रिलेट कर रहे हैं कि जी जब तक ये इमरान खान का दौर था और नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था तो इतनी बुरी मतलब है सेंटिमेंट नहीं था और इतने बड़े चैलेंजेस उस वक्त दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर आप दिसंबर की बात करें, जनवरी की बात करें, तो यकायक ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की एकदम माशी चैलेंजेस एकदम अफरीद बनकर हमारे सामने आए हैं। इसकी क्या बड़ी वजह ये कि जी हमारी सियासत जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार है। कि जब से आप देखेंगे फरवरी में जब शुरू हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन, उस वक्त आप देखते हैं कि पहला झटका लगा, फिर मार्च में मजीद लगा, अप्रैल तक और ज्यादा चीजें दिगरगू हो गई जी। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो ऑब्वियसली ये पॉलिटिकल सिस्टम की मेच्योरिटी हमारे एज अ सिटीजन मैं विश ही कर सकता हूँ कि जी कुछ मेच्योरिटी दिखाए। तो जितना पॉलिटिकल सिस्टम के जी पिछले 40 साल में 13 दफा हमारा सिस्टम क्रैश की है इकोनॉमिकली एंड एवरी टाइम पॉलिटिकल चेंज, कि कुछ ऐसी मेच्योरिटी दिखाएं कि जी एक स्टेबिलिटी आए पॉलिटिकल सिस्टम में, चेंज एक नॉर्मल जिस तरह होता है डेमोक्रेटिक चेंज हो, ताकि एक कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी आए। ये जो बात होती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी की होती तो ठीक है, बट जब आप इतनी एडवर्सेरियल पोजीशन में हो वो कभी हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। और देखने में बात है कि खुद नून लीग के अंदर जो है आपको दो दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट नजर आते हैं। मिफ्ता साहब किसी और तरह से चलते हैं, डार किसी और तर्ज पे चलते हैं, तो फिर बुझा के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस हो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नजर आता है। आबिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे दोबारा भी राब्ता करते हैं। तो नाजरीन जो बात समझ में आती है वो कि अगर आपको अपनी मईशत ठीक करनी है तो उसका पहला कदम जो होगा वो होगा सियासी इस्तेहकाम। और जैसे कि आबिद साहब फरमा रहे थे कि जब तक हमारी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, उसमें तसलसल नहीं होगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।